Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए थे, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए कैसे बना होता है, किस चीज़ का मोनोमर है, क्या पॉलीमर है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम इसी सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में हमने बेसिकली कल के स्ट्रक्चर में देखा हुआ था। आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है वो जानेंगे। तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कैसा? एक तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। ये तो पता है डीऑक्सीराइबोज नाम कहाँ से आया, शुगर है क्योंकि इनका न्यूक्लिक एसिड के ये पॉलीमर बनते हैं इसलिए इनका न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, तो कोई भी स्ट्रक्चर आज हमें पता है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन कोई ना कोई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बेसिकली इस पर काफ़ी स्टडी की, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारे नॉलेज गेन किया, तब जाके वो हमें कोई सॉलिड प्रूफ दे पाए, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक, नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरा नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। फर्स्ट प्रपोज्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए। पहली बार उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चरल मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, सामने लाया। लेकिन वो एक्चुअल में जो मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था? पहले डेटा के फॉर्म में विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, ये पहले से ही। तो बेसिकली इनका ही काम वो आगे, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाए थे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने, ठीक। बेस्ड किस पे होता है? क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा पे किसने बनाया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये दोनों ने क्या यूज किया था? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा। बाद में इसी डेटा को खुद से स्टडी करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखना है? साइंटिस्ट के नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एंड क्रिक के नेम। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक फर्स्ट प्रपोज्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। डेट याद रखनी है, पहले ही बोला है डेट, एक्सपेरिमेंटल, क्या उनका एक्सपेरिमेंट था, किस चीज पे किया था, और साइंटिस्ट का नाम, ठीक। 1953 बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज्ड बाय मॉराइस विल्सन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिकल जो मॉडल आया वो किसने प्रपोज किया? वॉटसन एंड क्रिक ने। सेकेंड पॉइंट क्या है? चारगाफ रूल, बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। एडविन चारगाफ एक साइंटिस्ट है। ऑब्जर्व द प्रोपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रैंड, द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। मतलब क्या है यहाँ पे? कल हमने प्यूरिन और पाइरिडीन के बारे में पढ़ा था। प्यूरिन में एडेनिन आते हैं और गुआनिन आते हैं। पाइरिडीन में क्या आते हैं? साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। बताया था अगर आरएनए का केस है तो एडेनिन किससे ज्यादा जुड़ेगा? यूरैसिल से। लेकिन अगर डीएनए है तो एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से। लेकिन अब ये जो ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन ये जितने मर्जी उतने नहीं, ये हमेशा ही एक फिक्स प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे। प्लस एक और चीज़ है कि इन दोनों का ही कंपोजिशन इक्वल होगा, यानी जितने नंबर ऑफ एडेनिन और थाइमिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ गुआनिन और साइटोसिन भी होंगे, तभी तो इक्वल टू 1 आएगा ना। तो ये सब बेसिकली चारग्राफ ने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें बताया था। बेस पेयरिंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक स्ट्रैंड, हमने क्या बताया, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर हमें एक स्ट्रैंड के बारे में पता है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री। हमें पता है कि अगर एक स्ट्रैंड पे ए जुड़ा है, जी जुड़ा है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या जुड़ेगा? ए के साथ डीएनए के केस में थाइमिन और जी के साथ क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। तो अगर एक स्ट्रैंड का हमें बेस पता है तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये किसकी यूनिक प्रॉपर्टी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की यूनिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है
ईच स्ट्रैंड फॉर्म अ डीएनए, पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। जो डीएनए पेरेंट से आया, मान लो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, अब ये क्या होगा, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। इसी स्ट्रक्चर को देख के, ये तो पेरेंट है क्योंकि ये पहले से ही था, उसी का स्ट्रैंड है, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा स्ट्रैंड बनेगा, डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। तो पेरेंटल स्टेट का एक और नाम है क्या, टेम्पलेट, ठीक। सिंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड, द टू न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी डॉटर डीएनए प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों बोला गया है कि पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के जो होगा उनके क्या होगा, सेम टू सेम, आइडेंटिकल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मान लो ये स्ट्रैंड है पेरेंटल डीएनए का, यहां पे जुड़ा है ए, सी, जी, ए, टी, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री ही क्या जुड़ेगा, ए के साथ हमेशा ही क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन, इसके साथ गुआनिन, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ अगेन थाइमिन और इनके साथ एडेनिन, सॉरी डबल एडेनिन, ठीक है। ये हो गए क्या, कॉम्प्लीमेंट्री वाले बेस पेयरिंग। ये क्या है, ये तो पेरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे नहीं बने हमें पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पेरेंट है। अब मान लो हमें इनके डबल स्टैंडर्ड, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे हमेशा थाइमिन जुड़ा होगा, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन। अगर हम इसी स्ट्रैंड को अलग अलग कर दें, यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसको अलग कर दें, यानी सिर्फ इधर वाला पार्ट रखें, ए, सी, जी, ए, टी, ठीक है। ये तो हो गया क्या, पेरेंटल, क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये। तो अब जो बनेगा वो क्या कोई और कंपोजिशन लेके आने वाला है, नहीं, जो पहले से इसके स्ट्रैंड होंगे वही कंपोजिशन रखने वाला है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, ये जो हमने एक डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज किया, लेकिन इनके कंप्लीमेंट्री जो स्टैंड बनने वाले हैं उनमें क्या ए के साथ कुछ और जुड़ने वाला है, ए के साथ टी ही जुड़ेगा, ठीक है, सेम कंपोजिशन। सी के साथ जी ही जुड़ेगा, जी के साथ सी ही जुड़ेगा, ए के साथ अगेन टी, टी के साथ अगेन ए, सेम कंपोजिशन होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो नया डॉटर स्ट्रैंड आएगा वो आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट के। चीजें समझ में आई, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दोनों ही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इनके या डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक। तो बेसिकली 4-5 पॉइंट जो हैं वो आपको याद क्या क्या रखने हैं। पहले तो डबल हेलिकल मॉडल किसने प्रपोज किया था, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। कौन सा ईयर था, 1953। चारगाफ रूल क्या कहता है कि एडेनिन थाइमिन जितना होगा उतना ही गुआनिन और साइटोसिन का भी रेशियो सेम होने वाला है। नेक्स्ट है बेस पेयरिंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयरिंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसका यूनिक प्रॉपर्टी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और लास्ट पार्ट ये कहता है कि हमारा जो पेरेंटल डीएनए है वो अगर पेरेंटल डीएनए नया स्ट्रैंड बनाएगा, जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं वो किसके आइडेंटिकल होंगे, एकदम टू कार्बन कॉपी होंगे किसके, पेरेंट के, ठीक है। अब सब समझो यहीं पे। अब ये डॉटर स्ट्रैंड में ही अगर म्यूटेशन हो जाए, कोई नई चीज ऐड या कोई नई चीज, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट म्यूटेशन, सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगर एक स्ट्रैंड हमें पता है तो हम दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये रूल पता है जो हमारे चारग्राफ साहब ने दिया था कि एडेनिन के साथ हमेशा ही कौन जुड़ेगा, थाइमिन, गुआनिन के साथ हमेशा ही कौन जुड़ेगा, साइटोसिन। तो ये जो रूल है वो हमेशा ही सेम होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ जाए, गुआनिन के साथ थाइमिन, ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। साइलेंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में आपके जो देखोगे
नेक्स्ट पेज पे दिया ही होता है साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इनका साइलेंट फीचर क्या है? मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन के, एक लेफ्ट एक राइट। बैकबोन किसका बना होता है? कल भी डिस्कस किया था, शुगर और फॉस्फेट का। ठीक है, कल की भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ये स्ट्रैंड के बैकबोन है, ये बैकबोन किसका बना होता है? शुगर और फॉस्फेट का। किसी को याद है ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए जो बन रहा है वो कितनी चीजों से बन रहा है? 3 चीजों से बन रहा है। ठीक है, एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? बैकबोन। ठीक है, इन बैकबोन के अंदर की साइड कौन प्रेजेंट रहता है? नाइट्रोजनस बेस, जिसमें आता है प्यूरिन और पाइरिडीन। ठीक, 2 chains have anti-parallel polarity. One has 5' to 3' and other has 3' to 5' polarity. मतलब क्या है कि जो 2 चैन बन रहे हैं डीएनए के, ठीक है, ये जो 2 चैन है, एक अगर 3' से 5' की डायरेक्शन में चल रहा है तो दूसरा वाला 5' से 3' की डायरेक्शन में चलेगा। यानी ये दूसरे एंटी पैरेलल, सेम सामने सामने तो है लेकिन एंटी, उल्टा चलेगा। एक अगर ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। ये याद रखना है। एडेनिन क्या होता है? ये जो बेस पेयर जुड़े हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है, ये जो बेस पेयर आपस में जुड़े हैं ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कल कुछ बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कमेंट करके बताना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है, ठीक है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब बनता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब बनता है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब 2 बेस पेयर आपस में कंबाइन होंगे। एडेनिन हमेशा ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? थाइमिन के साथ। गुआनिन हमेशा ही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? साइटोसिन के साथ। याद करने की कल ही की क्लास में ट्रिक बताई थी कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो रिश्ता है बहुत मजबूत है। ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही डीएनए के केस में ना ही आरएनए के केस में। तो इनके बीच ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा साथ साथ जब चल रहे हो तो इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन या एडेनिन और यूरेसिल में क्या होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नहीं है कि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड है तो थाइमिन और एडेनिन में चेंज हो जाएगा, नहीं, ये दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। डबल बॉन्ड है तो डबल ही बॉन्ड बनेगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वो नाम उल्टा कर दोगे तब भी ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक, 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ये जो दोनों चैन है ये आपस में कॉइलिंग कैसे किए हैं? राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, राइट हैंडेड ऐसे। ठीक, द पिच ऑफ द हेलिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ये क्या कह रहा है? ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, पिच, कुछ ऐसा समझो, या नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसको। ये पिच है, ठीक है, ये कितने का है? 3.4 नैनोमीटर का। ठीक है, इनके बीच कितने बेस पेयर आएंगे? तो अप्रॉक्स 10 बेस पेयर आ रहे हैं। ठीक है, 10 BP, यही चीज ये बता रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन द हेलिक्स इज अप्रॉक्स 0.34 नैनोमीटर। ये जो डिस्टेंस है बेस पेयर के बीच वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर। याद रखना है 34 और 0.34 कब होंगे? जो एक पिच है उनकी डिस्टेंस कितनी है? 3.4 नैनोमीटर, और जो डिस्टेंस है बेस पेयरिंग के बीच वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये आपस में कर्व शेप में बन रहा है, वो तो दिख रहा है। तो ये स्टेबल कैसे है? 2 रीजन है। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री की क्लासेस में कि हाइड्रोजन बॉन्ड
वीक बॉन्ड तो होता नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके बीच। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो बेस पेयर आपस में अटैच्ड हैं, इनके ही वजह से जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, क्योंकि ये बेस एक के ऊपर एक रहते हैं, तो ये आपस में इतने ज़्यादा कोरिलेट होते हैं कि ये एक भी इधर उधर डगमगाने नहीं देते। ये देख लो आप स्ट्रक्चर डीएनए का, ये आपको सिंपली स्ट्रैंड दिख रहा है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, 5' से 3' गया और ये 3' से 5' गया। यहाँ पे गुआनिन के साथ क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। कितने बॉन्ड के साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और वो बॉन्ड कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा, कितने बॉन्ड के साथ? डबल बॉन्ड के साथ, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ये चलेगा, एक 5' से 3' तो दूसरा 3' से 5'। अब यहाँ पे ये जो बेसिकली बैकबोन बन रहा है, ये बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट मिलके बना रहे हैं, ठीक। इन्हीं बैकबोन के अंदर की साइड क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक। अब आप ये देखो, ये चीज, एक पिच की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ के टर्न में और यहाँ के टर्न में एक पिच की दूरी कितनी है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। इन एक पिच में कितने बेस पेयर आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं? अप्रॉक्स 10 बेस पेयर, ठीक। दोनों नाइट्रोजनस बेस की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। याद अभी बस ये 3 चीज रखना है। क्या क्या? कि ये पिच की जो दूरी है वो कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। बेस पेयरिंग के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। और एक पिच में एटलीस्ट कितने बेस पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो अप्रॉक्स 10। सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा क्या कहलाता है? कि बेसिकली डीएनए तो डीएनए है, वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे जो प्रोटीन बॉडी में बन रहे हैं, डीएनए क्या बनाएगा? एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये एमिनो एसिड क्या है? कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, एमिनो एसिड एक तरह के प्रोटीन्स ही तो हैं, ठीक। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉग्मा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। नाम याद रखना है। सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्रिक ने दिया था, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए से क्या बनेगा? पहले एमआरएनए। एमआरएनए अगेन क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो डीएनए कंटिन्यूअसली या डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा है। डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, बात करेंगे इनकी भी। तो डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही डीएनए से एमआरएनए बना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। एमआरएनए में क्या होता है? मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर क्या करता है? चीज़ों को, बेसिकली आप किसी को मैसेज दोगे तो वो दूसरे इंसान को जाके कन्वे करेगा, ठीक, ट्रांसलेट करेगा। तो मैसेंजर से प्रोटीन बनने को क्या प्रोसेस कहलाती है? ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। डीएनए से अगेन डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट कर रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए देन आरएनए देन प्रोटीन। ये जो फ्लो है, ये कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि डीएनए प्रोटीन डायरेक्ट बना दे, नहीं। डीएनए पहले आरएनए के फॉर्म में बनेगा और देन क्या बनाएगा? प्रोटीन। इन सम वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट, यानी यहाँ पे क्या होगा? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। अगर डीएनए से आरएनए बना तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बना तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आप सोचोगे मैम ये कहाँ होगा? ये होगा हमारी ही बॉडी में। बहुत सारे जो आपके HIV वगैरह के वायरसेस हैं, रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस क्या शो करते हैं? ये सारे रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करते, ठीक है। ये रेट्रोवायरस क्या होंगे? जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करेंगे, ये अपने आरएनए से हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद डीएनए का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है।
तो ये जो जेनेटिकली बीमारियां होती रहती ये इन्हीं की देन है। ठीक, क्या होगा, ये हमारी बॉडी में घुसेंगे, इनके पास तो आपको पता है वायरसेस के पास क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो आरएनए तो डीएनए से आरएनए बना तो वो तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, लेकिन ये अपने आरएनए से इतने चालू होते हैं कि डीएनए बनाते हैं, और इसीलिए इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग का मतलब कैसे ये पैक्ड हुए। अब आप सोचो, इतने सारे बेस पेयर हैं, इतने नंबर ऑफ डीएनए हैं, क्रोमोसोम जब 46 है तो सोचो उन क्रोमोसोम पे कितने सारे डीएनए होंगे ज़्यादा। तो बेसिकली हमारा जो सेल होता है वो एकदम छोटू सा होता है, इतना छोटू सा होता है कि हमको वो नेकेड आइज से दिख ही नहीं सकता। उसको देखने तक के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली जब वो इतना छोटा सा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इतना बड़ा सा डीएनए कैसे उनमें रैप होगा, कैसे उनमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप ये सोचो। तो इन्हीं पैकेजिंग को हम पढ़ेंगे किसमें, इस कॉन्सेप्ट में। अब ये पैकेजिंग, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम के न्यूक्लियस में बेसिकली होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। अब ये डीएनए वहां पे है, लेकिन ये न्यूक्लियस तो हर जगह पाया नहीं जा रहा है। बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोट्स का टाइप है। ठीक है, यूकैरियोटिक है तब तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो उनकी बॉडी में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, डिफिनिट शेप में है ही नहीं, तो उनकी बॉडी में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। ये सारे ही चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। नहीं कभी समझ में आया तो लिख के रख लो कि आज समझ में आ जाएगा। चीजें कैसे होंगी वो सारी चीजें आज बेसिकली, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में बकायदा लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट है तो ऐसे होगा, यूकैरियोट है तो ऐसे होगा। अब आपको अगर नहीं आता तो फिर बिना मतलब का मार्क्स कटेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज अ टाइप ऑफ मैमेलियन सेल 2.2 मीटर। सोचो डीएनए की जो लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। ठीक, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 और 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9। ये 6.6 कहाँ से आया, कल की ही क्लास में हमने बताया था बेस पेयर कितने होते हैं ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए में, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने कहा था बेस पेयर पेयर के फॉर्म में, अगर पूछा बेसिस कितने होंगे तो 2 से मल्टी, तो 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6.6 आएगा। ठीक, और इनको मल्टीप्लाई करना है 0.34, वो डिस्टेंस ऑफ बेस पेयर में। ठीक, तो ये कितने आएंगे, अप्रॉक्स 2.2 मीटर। ठीक, इतने सारे लेंथ के डीएनए प्रेजेंट है हमारे हर एक सेल के पास। अब देखते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में कंडीशन क्या हो रही है वो देखते हैं पहले। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट scattered throughout the cell although they don't have definite nucleus। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो पूरे सेल में ऐसा नहीं कि छितरा बितरा सा पड़ा हो, कहीं पे भी जाके पड़ा हो, नहीं, जबकि उसके पास खुद का न्यूक्लियस भी उसका डिफिनिट शेप का नहीं होता। इसके बजाय भी वो अपने डीएनए को अच्छे से संभाल के रखते हैं, एक जगह सुरक्षित रखते हैं। लेकिन कैसे, डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में। आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखते रहो, ये एक लूप है। ठीक है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए को बेसिकली होल्ड करके रखता है टुगेदर बाय प्रोटीन। और वो लूप में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब डीएनए जो है एसिडिक नेचर का है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोटीन होंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नहीं, क्योंकि लाइक रिपेल लाइक। जो प्रोटीन होते हैं उनका नेचर स्लाइटली बेसिक होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे होंगे, पॉजिटिव, तभी तो अट्रैक्शन बनेगा। इसमें मेन जो काम है चार्जिंग का काम है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए प्रोटीन को पॉजिटिवली चार्ज रखा जाता है, ताकि आपस में अगर कंबाइन हो तो आसानी से कोई भी अलग ना कर पाए।
which is positively charged in a region called nucleoid. ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? जिस रीजन में डीएनए और प्रोटीन साथ में आके रहते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें बैठा होता है प्रोटीन. वो प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ताकि वो आसानी से अपने अंदर उसको छिपा के रख सके या बाइंड करके रख सके, इसलिए उसको अपना नेचर कैसा रखना पड़ता है? पॉजिटिवली चार्ज. अब ये दोनों जहां पे रहेंगे उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक, देख लो आप ये स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो प्रोटीन की क्या है? चारों तरफ रैप है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अट्रैक्शन बन रहा है, इसलिए ये क्या है? चारों तरफ से रैप किया हुआ है. पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. अब जो आपने प्रोकैरियोट्स तो बहुत सिंपल सा था, समझ में भी आ गया होगा. यूकैरियोट में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी क्या है? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती है. वहां पे हमने प्रोटीन का नाम नहीं जाना है, यहाँ पे हमें प्रोटीन का नाम भी पढ़ना है और उनका फंक्शन भी याद रखना है. क्या हो रहा है यहाँ पे? हिस्टोन, वो जो प्रोटीन है वो है क्या? इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स हिस्टोन. पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन. नेचर कैसा है? बेसिक. क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए कैसा है? एसिडिक नेचर का. रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड. इनके अंदर दो तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक लाइसिन और एक अर्जिनिन. ठीक. हिस्टोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? ये जो हिस्टोन है ये 8 मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे कंस्टिट्यूट होते हैं, नए नए बनते हैं. और इन बेसिकली 8 के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑक्टा वर्ड यूज होता है. तो इसको जब 8 मॉलिक्यूल में कंस्टिट्यूट हो जाते हैं तो इनका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? हिस्टोन ऑक्टामर. निगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. ठीक है, वहां पे क्या स्ट्रक्चर बना था? न्यूक्लियोइड. यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा? न्यूक्लियोसोम. ठीक, यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन और डीएनए का न्यूक्लियोसोम और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड. ठीक, क्या हो रहा है? निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है, सॉरी निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो प्रोटीन के क्या होगा? चारों तरफ रैप करेगा. किस प्रोटीन के चारों तरफ? हिस्टोन ऑक्टामर के. ठीक, अब जैसे ही रैप करेगा वो स्ट्रक्चर किसका फॉर्म कर लेगा? न्यूक्लियोसोम का. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने होते हैं? अप्रॉक्स 200 बेस पेयर होते हैं. ठीक, व्हेन न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट्स रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एज क्रोमेटिन विच इज थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज. ठीक है, यही जब रिपीटिंग यूनिट में यही जो न्यूक्लियोसोम है हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए, ठीक है, यही जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का, ये जब रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमेटिन का. और जब आप न्यूक्लियस में कभी देखोगे तो ये येलो, स्लाइटली येलो कलर की एक बॉडी दिखती है, वो यही होता है क्रोमेटिन. ठीक, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन इज लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग. ऐसा कहा जाता है कि जब आप उनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगेगा एक धागा है, ठीक है, उसके ऊपर छोटी 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 मोतियां बेसिकली एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, जैसे धागों की माला होती है ना, मोतियों की माला, वैसे ही कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखना है. क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट में न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? आपस में रिपीट होते रहते हैं और रिपीट होने की वजह से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमेटिन का. लेकिन वो जो ऑक्टामर बना है वो तो उसी में रह रहा है, तो वो ऑक्टामर शेप कैसा लेता है? बीड्स का, मोती की तरह. ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ठीक, हिस्टोन ऑक्टामर है ये, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा जो दिख रहा है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे ये क्या बैठा हुआ है? डीएनए. देख रहे हो? अब यही सोचो आप ढेर सारा जुड़ जाए तो ऐसा लगेगा ना कि ढेर सारी एक मोती की माला आपकी बनाई जा रही है. इसी का नाम है क्या? क्रोमेटिन के फॉर्म में ये जुड़ते रहते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर.
ये न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं, कॉइलिंग के फॉर्म में जुड़ते रहते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। जब स्ट्रेट के फॉर्म में होता है तो क्रोमेटिन, और जब ये कॉइल्ड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं तो बनता है क्रोमेटिन फाइबर। द पैकेजिंग ऑफ chromatin at higher level required additional set of protein that collectively refers as non-histone chromosomal protein। क्या होता है, अब आप सोचो इतने नंबर ज़्यादा है डीएनए के, ठीक, तो नंबर इतने ज़्यादा होने की वजह से लेंथ कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। अब उनको तो इतने ही छोटू से स्ट्रक्चर में आके एग्जिस्ट करना है। जब इतने ही छोटू से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कॉइलिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कॉइलिंग जब बढ़ने का केस आता है तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जो प्रोटीन है, पहले क्या था, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन से क्या बना, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर पे ही क्या बैठा के डीएनए रैप किया, डीएनए रैप किया, यहाँ के बाद फिर क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम बना। सारी प्रोसेस याद रखते हो। न्यूक्लियोसोम के बाद क्या बना, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन का फॉर्मेशन हुआ। क्रोमेटीन क्या हुआ, जब ये कॉइलिंग के फॉर्म में अरेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमेटीन फाइबर, ठीक है। अब ये तब भी अभी स्टॉप नहीं होगा, अभी इसको फर्दर कॉइलिंग के फॉर्म में चाहिए। यहाँ तक की तो चीज़ें हो गई, ठीक है, कॉइल के फॉर्म में, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि एक कॉइलिंग से काम नहीं बनेगा। अब इनके ऊपर एक और प्रोटीन आके बैठता है ताकि अब ये इसके चारों तरफ कॉइलिंग करना शुरू करे, और वो प्रोटीन क्या कहलाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी NHC प्रोटीन, ठीक। हेट्रोक्रोमेटिन इज अ, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये जो क्रोमेटिन है जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है, हालांकि 12th में ऐसा नहीं है, आप किसी अच्छे कॉलेज में BSc वगैरह जब कंटिन्यू करोगे या मेडिकल साइंस में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली जब माइक्रोस्कोप में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक स्लाइटली डार्क कलर का दिखेगा, एक लाइट कलर में दिखेगा। तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन बिहेवियर। स्टेन यानी स्टेनिंग का मतलब कलर, ठीक है। इट इज डार्क, हेट्रोक्रोमेटिन होता है और एक यूकैरोमेटिन होता है, दोनों का ही डिफरेंस समझना है। यहाँ पे दोनों का कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, डार्क स्टेन होता है, जबकि यूकैरोमेटिन क्या होता है, लाइट हल्के कलर का होता है, ठीक। डेंसली पैक्ड होता है, डार्क होगा। अभी सोचो डार्क है यानी क्या होगा, आपस में चीजें बहुत ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट फॉर्म में जुड़े रहेंगे। डेंसली पैक्ड होगा तभी तो डार्क होगा। तो यहाँ पे चीजें क्या हैं, डेंसली पैक्ड, ठीक, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या हैं, लूजली पैक्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पता है, डीएनए से आरएनए बनना। तो यहाँ पे इनएक्टिव कंडीशन होगी और यहाँ पे एक्टिव कंडीशन होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में, जबकि यूकैरोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। साथ ही अब आप ही सोचो जिनके पास जगह बहुत है, तब अब आप ही सोचो 1-2 रूम है, ठीक है, दोनों रूम में क्या है कि 50-50 आदमियों को रखना है, ह्यूमन को 50-50 के फॉर्म में रखना है, एक रूम में 50, दूसरे रूम में 50। अब अगर एक रूम में 50 ह्यूमन चले गए और बाहर से कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट आ गए, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, बाहर से जो एक्स्ट्रा गेस्ट आएंगे उनको भी वही रूम देना होगा। तो ये कोई एक प्रोसेस हो सकती है, या तो जिस रूम में 50-50 लोग हैं वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके उन 2-4 लोग जो भी गेस्ट के तौर पे आए हैं उनको रहने के लिए जगह दे दे होगा, या तो फिर उनको बाहर ही छोड़ दे, यही प्रोसेस होगा। तो रूम ए और रूम बी के फॉर्म में क्या होगा कि एक रूम जो ए होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेगा और वो बाकी 4-5 जो गेस्ट आए उनको भी अपने साथ रख लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाएंगे उस एक पर्टिकुलर रूम में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, जब ये डेंसली पैक्ड है तो डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा आके इनके पास रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जबकि यूकैरोटिन क्या होता है,
ये आपस में एकदम होते ना, भाई बहन को जब अपनी बेड शेयर नहीं करने होते तो वो सर्दियों में देख लो आप, सर्दियों में नहीं लेकिन गर्मियों में तो अक्सर देखते होगे, एक बेड पे हैं तो वो पड़े रहेंगे, आप उनसे कितना भी कहोगे साइड हो जाओ थोड़ा सा रेस्ट करने दो, 1% नहीं सुनने वाले, होता है ऐसा। तो ये कुछ ऐसे ही होते हैं, ये एकदम आराम आराम से रहते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो डीएनए काउंट होता है वो कम होता है। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा, ऑक्टामर्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया है तो जब तक समझ में ना आए तब तक आपको एक बार दो बार रिवाइंड करके देखना पड़े देख लो, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, ठीक। तो बेसिकली ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बना, प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे हुई, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी, क्या वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल जो बना वो, डीएनए की जो स्ट्रैंड है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कह रहे हैं, चार ग्राफ रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में जान ली है, ठीक है। अब जो हमारा चीज़ स्टार्ट होगा वो होगा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक। आप देख लो यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बीड्स के फॉर्म में, ऐसा लगेगा जैसे मालाएं बनाई जा रही हैं, दिख रहा है ना, एक एक करके सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो कुछ ऐसे ही सिंबलाइज करता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैसे ये डीएनए के फॉर्म में हमको चीज़ें समझ में आई, कैसे पता चला कि ये डीएनए ही है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।